गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपका बुक से 11 नंबर का जो चैप्टर है वो और हमारा जो 7 नंबर है ना, कृपया गंदा मत कर कीजिए का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये क्या है, एक व्यंग है ना, क्या है ये, एक व्यंग है। और किसने लिखा है, देवेंद्रनाथ शर्मा ने, देवेंद्रनाथ शर्मा ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे 6 चैप्टर का टेस्ट भी हो गया है और रिवाइज भी हो गया है वो, है ना। इसलिए हमें 7 नंबर का चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि 3rd लेवल टेस्ट में हमने सबसे शुरू के 3 चैप्टर दिए थे और 4th लेवल टेस्ट में आपके उसके आगे के 3, तो 3 कितने हो गए, 6। अब हम ये 7 रिवाइज कर रहे हैं, मतलब आपकी बुक में 11वें नंबर पर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग 81 नंबर का पेज निकालेंगे। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, जब भी रिवाइज करेंगे तो चैप्टर को आपको एक बार पढ़ना है ना, उसमें से मीनिंग वगैरह आपको सब मिल जाएगी। अब हम जीवन परिचय एक बार पढ़ लेते हैं देवेंद्रनाथ शर्मा जी का। कि देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जन्म 1918, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन अंदर से पूछेंगे तो आपको बनने चाहिए, है ना। आगे देखिए, वे हिंदी साहित्य के एक निपुण निबंधकार और सफल लेखक माने जाते हैं। वे पटना विश्वविद्यालय और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के लिए अपनी सेवाएं दी। उनकी प्रमुख कृतियां राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, परिजात, मंजरी, शाहजहां के आंसू, आईना बोल उठा, खट्टा मीठा आदि हैं। उन्हें सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, वरिष्ठ हिंदी सेवी पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 1991 में उनका निधन हो गया। अब हम देखेंगे, आओ करें एक, है ना, ये एक हम करते हैं। इसमें देखिए, लेखक के अनुसार जो लोग धड़ल्ले से शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सचमुच क्या होते हैं, भाग्यशाली। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार इनमें से कौन सा अलगाव का समर्थ साधन रहा है, जातीय। अगला क्वेश्चन है, संस्कार की बात आने पर लेखक को किसकी याद आती है, अपने मित्र की। तांबुल का क्या अर्थ होता है, पान। फिर अगला है, लेखक ने कृपया गंदा मत कीजिए पाठ में किन 2 महानगरों का उल्लेख किया है, कलकत्ता और बंबई का। ठीक है, अब हम देखेंगे, आओ करें 2, है ना। लेखक जैसे लोग मिट्टी के स्पर्श से क्यों बचना चाहते हैं, है ना। तो इसमें है 79 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। उसमें देखिए, ये सबसे पहले पैराग्राफ में, मैं मिट्टी के स्पर्श से बचना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे गंदगी दिखती है। कपड़े पर मिट्टी का धब्बा आंखों में खटकने लगता है क्योंकि उससे मेरी नागरिकता और सभ्यता में बट्टा लगता है। बट्टा मतलब कलंक या नुकसान होता है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने किसका उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि गंदगी का संबंध गरीबी या शिक्षा से मानना संगत नहीं। 80 नंबर का पेज निकालिए आप लोग। 80 नंबर के पेज में देखेंगे क्या क्वेश्चन है, लेखक ने किसका उदाहरण देकर गंदगी का संबंध अशिक्षा या गरीबी से। हाँ, ये देखिए 3rd पैराग्राफ। अक्सर आपने रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डिब्बों में मूंगफली के छिलके या वैसी अजीबोगरीब चीजें बिखरी देखी होगी। प्रथम श्रेणी के यात्री संपन्न तो होते ही हैं, सुरुचि संपन्न भी होने चाहिए, पर उनकी सुरुचि संपन्नता का संबंध मूंगफली के छिलकों से कैसे बैठाया जाए। इसलिए गंदगी का संबंध गरीबी या अशिक्षा से मानना संगत नहीं है कि गरीबी लोग ये मतलब दुरुपयोग करते हैं कोई भी चीज का। ठीक है, अगला है, लेखक ने लघु सिंचाई योजना का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। 79 नंबर का पेज निकालेंगे। इसमें देखेंगे, एक दिन मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आधा घंटा लेट है। लाचार प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। थोड़ी दूर पर एक सज्जन अपने बिस्तर पर बैठे थे। देखने में देहात के रहने वाले और धनी लोग लग रहे थे। 2 आदमी उनके पास खड़े थे जिनसे वे बात कर रहे थे। प्रायः प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर एक बार थूक देते थे। जब एक दिशा थूक से सरस हो जाती तो दूसरी ओर मुंह करके बैठ गए, पर क्रम चलता रहा और आधे घंटे के भीतर अपने आसपास की जमीन को उन्होंने तय कर दिया। मैं उनकी इस चेष्टा को बड़े ध्यान से देखता रहा और मेरा निष्कर्ष यह रहा कि वह शक्ति व्यक्ति लघु सिंचाई योजनाओं में बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, लेखक ने अपनी पत्नी के अनिवार्य कर्तव्य के बहाने किस पर और क्या व्यंग किया है ना। तो ये देखेंगे, आओ करें 2 का 4 पेज नंबर
पर 2 का 4। हाँ ये देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला 80 नंबर का पेज है आपका। उसमें देखेंगे संस्कार की बात याद आने पर एक बीती बात याद आ गई। मैं विदेश में था तो मेरे एक मित्र भी इसी फ्लैट पर मैं दूसरे कमरे में रहते थे। फुर्सत रहने पर अक्सर वे मेरे बैठक खाने में आ जाते और गप का सिलसिला चल पड़ता। वे सिगरेट के शौकीन थे, साथ ही बड़े शिष्ट सभ्य, जब वहाँ की सफाई से बड़े प्रभावित भी थे और हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके बैठक खाने में आते ही एस्ट्रे सामने रख दिया जाता था, जिससे सिगरेट की राख फर्श पर ना गिरे, परंतु भूलकर भी वे राख एस्ट्रे में नहीं पड़ने देते। अंग्रेजों की सफाई की तारीफ करते जाते और सिगरेट की राख से कालीन में रंग भरते जाते। उनके जाने के बाद कालीन साफ करना मेरी पत्नी का अनिवार्य कर्तव्य हुआ करता है ना। ये हो गया। अब हम देखेंगे आप करें 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेखक को भारतीय एकता का आधार गंदगी और गरीबी में क्यों दिखाई देता है? 80 नंबर के पेज में देखिए, भारत में यहाँ पर लास्ट में देखिए, भारत में भावात्मक एकता के प्रश्न पर मैंने कई दृष्टियों से सोचा है। धर्म भावात्मक एकता का आधार नहीं बन सका, यह तो प्रत्यक्ष है। उसके चलते देश के 2 टुकड़े हो गए। जातीय अलगाव का समर्थ साधन रही। भाषा को लेकर जो तू मैं मची वह कहने की चीज नहीं। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में पर्याप्त अंतर है। फिर भावात्मक एकता का आधार क्या हो? और तब मुझे 2 ही आधार दिखाई देते हैं, गंदगी और गरीबी। और किसी आधार पर भारत की भावात्मक एकता संभव हो या न हो, इन दोनों आधारों पर वह संभव हो जाती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से गुजरात तक आप एक जैसी गरीबी और गंदगी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी अपने आसपास चले सफाई अभियान में हिस्सा लिया है या लेना चाहेंगे? अपने अनुभव या विचार लिखिए, है ना। इसको छोड़ देते हैं अपन। अब हम देखेंगे संधि, है ना। व्याकरण में हम देखेंगे संधि। तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन संधि के नियम दिए हैं, है ना। इसको आप पढ़ेंगे और ऐसे भी अपन कर लेंगे तो वो सही रहेगा, है ना। क्योंकि नियम बहुत सारे पढ़ो तो वो क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इसलिए हम करेंगे, अब आओ करें 4। ठीक है। यहाँ बोला है संधि तथा संधि विच्छेद में क्या अंतर है? तो संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है? उसको जब हम तोड़ते हैं, जैसे हमने बोले विद्याधनालय विद्यालय, है ना, उसको तोड़े तो वो संधि विच्छेद हुआ। संधि के कितने भेद है? 3, है ना। स्वर संधि को उदाहरण सहित बताइए। तो विद्याधनालय विद्यालय और 2 स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि। व्यंजन संधि में किन ध्वनियों का मेल होता है? तो व्यंजन में या तो स्वर या व्यंजन। नीरस शब्द में किस प्रकार की संधि है? निह धन रस, मतलब कि विसर्ग संधि है ना। अब हम आओ करें 5। उत्धन गम उद्गम। ठीक, ये 5 नंबर का। ततधन नीम तल्लीन, मनोधन रथ मनोरथ, दुधन कर दुष्कर, उत्धन ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, समधन पूर्ण संपूर्ण, नमः धन ते नमस्ते, निधन पाप निष्पाप। फिर ख है दिग्धन गज दिग्गज, उत्धन घाटन उद्घाटन, मनाधन रंजन मनोरंजन, निधन कपट निष्कपट, है ना। सतधन जन सज्जन, समधन चय संचय, निधन निर्णय, तपधन बल तपोबल। फिर है आव करे 6। ठीक है। आव करे 6 में हम देखेंगे महाधन इंद्र महेंद्र, है ना। विद्याधनालय विद्यालय, राजाधन ऋषि राजर्षि, वाकधन दान वाकदान, उत्धन छेद उच्छेद, षटधन आनंद सडानंद, भूषधन न भूषण, मनधन अनुकूल मनानुकूल, उद्धन हार उद्धार, निधन पाप निष्पाप। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ ये हो गया। अब हम जो आपकी मेरी बारी है उसमें 21 नंबर का पेज, इसमें देखिए संधि विच्छेद विद्यालय विद्याधन आलय, है ना। फिर रजनीश रजनीधन ईस, बहिष्कार बहिधन का, निधन चय, जो रंगीन शब्द है उसको तोड़ के लिखना है अपने को, नायिका नय धन इका, भावुक भाधन भौधन उप, प्रत्युष प्रतिधन उष,
भाषण भाधन भाषधन न, महर्षि महाधन ऋषि, स्वागत सुधन आगत, सज्जन सतधन जन, सन्मार्ग सतधन मार्ग। यानी कि जो रंगीन शब्द है उसको तोड़ के उनको संधि करना है। फिर है मेरी बारी दो, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे मेरे को तो मुझे, पिताजी कुर्सी में, इसमें से गोला लगाना है, में, भारत में देखने योग्य, सुनो यहाँ नहीं, वह जल्दी लौट आएंगे तो वह हटाना है अपने, है ना। अब हम करेंगे वाक्य, ठीक। यहाँ पर हमने व्याकरण में क्या पढ़े, संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य, इसको शुद्ध करना, ठीक है। वाक्य में देखेंगे जैसे कि अशुद्ध वाक्य, राजू सोमवार के दिन आएगा तो राजू सोमवार को आएगा। मुझे अमरूद का फल पसंद है, मुझे अमरूद पसंद है ना। सर्वनाम में हमको क्या, हमें क्या। लिंग में उन्होंने मुझे आदेश दी, उन्होंने मुझे आदेश दिया। वचन में मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया। आपको पूरा डिटेल पढ़ना है अच्छे से, है ना। फिर हम आपको एक एक दो सेंटेंस सिर्फ बता रहे हैं। कारक संबंधी, मैं ईश्वर की तो मैं ईश्वर में श्रद्धा करती हूँ की जगह रखती हूँ। विशेषण में महिमा गुणवान है तो महिमा गुणवती है। क्रिया में क्या आप भोजन खाएंगे तो क्या आप भोजन करेंगे। फिर क्रिया विशेषण में यहाँ कूड़ा नहीं फेंको तो यहाँ कूड़ा मत फेंको। पुनरुक्ति में उसके पिता सज्जन पुरुष है तो उसके पिता सज्जन है। फिर है मुहावरे संबंधी, उसकी अक्ल चक्कर खा गई तो उसकी अक्ल चकरा गई। अब हम करेंगे आओ करें साथ, ठीक है। उसमें देखिए तुमको क्या चाहिए, सर्वनाम संबंधी। ज्यादा नहीं बोलो, क्रिया विशेषण। बंदर पेड़ पर से कूद गया, कारक संबंधी। मुझे केवल 100 रुपए मात्र चाहिए, पुनरुक्ति। वह पैर से लंगड़ा है, संज्ञा। वह छत पर से गिर गया, कारक, है ना। फिर आओ करे आठ, है ना। आओ करे आठ में देखो उससे 2 रोटी 2, वचन संबंधी। प्रिया गुणवान है, विशेषण संबंधी। उसने नहाया, सर्वनाम संबंधी। वह दुर्जन व्यक्ति है, पुनरुक्ति। वह चिल्ला उठा, क्रिया संबंधी। उसके बाद हम देखेंगे आओ करे 9, है ना। इसमें देखेंगे हम मेरा कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ। वह सज्जन पुरुष है, वह सज्जन। पक्षी डाल पर से उड़ गए, पक्षी डाल से उड़ गए। वह लगभग हंसने लगा, वह हंसने लगा। आपने कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। फिर आओ करें 10, ठीक है। आओ करें 10 में देखेंगे हम किस वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है तो वह सोमवार को जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है तो हमें तुमसे कुछ काम था। किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, दही जम गई। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, वह उसकी आंख में भटक रहा है ना। फिर है आओ करे 11, ठीक। आओ करे 11 में देखेंगे ईमानदार दुकानदार कम तौलता है, कम, है ना। सेकंड में बच्चे ने संतरे को, रावण बहुत दुर्जन व्यक्ति को टिक करेंगे अपन, रेखा अंडरलाइन करेंगे। मैंने अभी अभी गन्ने का रस पिए हैं तो पिए को अंडरलाइन। सब्जी तो मिल गई पर चावल नहीं मिली, मिली को अंडरलाइन करेंगे हम, है ना। अब हम इसमें के कुछ कर लेते हैं। हाँ, मेरी बारी 3 से करेंगे हम। 3 में देखिए मैंने तुमको बुलाया था तो मैंने तुम्हें बुलाया था। गाय को 2 सींग होते तो गाय के 2 सींग होते। तुम्हें तुम्हारा काम खुद करना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तुम क्यों लाल नीले हो रहे हो तो तुम क्यों लाल पीले हो रहे हो। राजनीति तलवार के नोक पर चलने के समान है तो राजनीति तलवार की धार पर चलने के समान है। फिर हम करेंगे अब मेरी बारी 4। इसमें देखिए यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है, गलत। आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये भी गलत। मुझे कुछ ताजे फल चाहिए, सही। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, सही। सुनो यहाँ नहीं बैठो, गलत। फिर मेरी बारी 5, है ना। ये देखिए इसमें तूफान में अनेकों का अनेक, उसने का उसको भी, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। यह काम किसने करा है तो यह काम किसने किया है, और क्वेश्चन मार्क। देखो तो दूध में कौन गिर गया है तो कौन की जगह क्या आएगा, क्या। मेरे को ठंडा दूध पीना पसंद है तो मुझे ठंडा दूध पीना पसंद है। ये हो गया आपका मेरी बारी 5 तक। अब यहाँ पर संधि भी हो गया, वाक्य भी हो गया। अब हम देखेंगे ये जो गद्यांश है ये स्वच्छता अभियान से संबंधित, ये आपको स्वयं पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर बनाना है। अब हम देखेंगे इसमें से मेरी बारी 11, ठीक। 11 तो हो गया है। थोड़ा सा निबंध लेखन के बारे में कि निबंध का अर्थ क्या होता है, एक सूत्र में बंध की रचना। इसमें व्याकरण में क्या है, आपको निबंध ही पढ़ना है, ठीक। तो
सबसे पहले इसमें निबंध एक रचनात्मक कला है जिसमें किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के 3 अंग है, भूमिका, विषय, विस्तार और उपसंहार, है ना। फिर है एक अच्छे निबंध के गुण। तो सबसे पहले इसमें क्या रखना है, क्या गुण है कि निबंध का आरंभ रोचक होता है। फिर निबंध में विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा होती है। फिर थर्ड है निबंध में विषय की जानकारी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूमिका, विषय, विस्तार, उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला है निबंध में एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। फिर है निबंध के वाक्य छोटे छोटे व्यवस्थित और सुगठित होते हैं। फिर अगला है निबंध में शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। फिर है अगला निबंध में यथास्थान उदाहरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है निबंध की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट तथा विषयानुकूल होती है। फिर अगला है निबंध में शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। फिर अगला निबंध का उपसंहार पाठकों के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला होता है। फिर हम करेंगे अगला है निबंध लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उपाय, यानी कि हम कैसे निबंध लिखना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे निबंधों का निरंतर अध्ययन करने से किसी भी विषय पर निबंध लिखने में दक्षता आती है, यानी कि हमको अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना। निबंध कुछ लिखे रहते उसको पढ़ते रहना चाहिए। फिर यदि प्रत्येक विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करे तो वह अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकता है, यानी कि हमको पढ़ के देखना चाहिए तो अब हमसे भी बनने लगता है। फिर अगला है भाषा का ज्ञान व उसका उचित प्रयोग करने वाला विद्यार्थी विषय के अनुरूप प्रभावशाली, आकर्षक और रोचक निबंध लिख सकता है ना। जैसे यहाँ पर दिया है निबंध का उदाहरण, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपसे भी वह बनने लगेगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों। अगला चैप्टर हम कल रिवाइज करा देंगे।